बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं चैप्टर नंबर 15 अल्टरनेटिंग करंट की एक्सरसाइज के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और उनके ऐसे आंसर पेश कर रहा हूं जिन्हें न सिर्फ समझना और लर्न करना बड़ा आसान है, बल्कि आप इनकी मदद से एग्ज़ाम में फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ sketch a graph of EMF induced in an inductive coil against rate of change of current. What is the significance of the gradient? क्वेश्चन है कि एक ग्राफ ड्रॉ करें इंड्यूस्ड EMF और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के दरमियान और यह बताएं कि इसकी ग्रेडियंट या स्लोप की सिग्निफिकेंस क्या है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब किसी कॉइल में करंट चेंज होती है तो उसमें EMF इंड्यूस हो जाती है और उस इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। इसमें एप्सिलॉन इंड्यूस्ड EMF है, एल सेल्फ इंडक्टेंस है उस कॉइल की और डेल्टा आई बाई डेल्टा टी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को इंडिकेट करता है। क्योंकि एक कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस एल वो कांस्टेंट है, लिहाजा हम इसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। यानी इंड्यूस्ड EMF वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर इंड्यूस्ड EMF और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के दरमियान ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। हमने डेल्टा आई बाई डेल्टा टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट किया है, जबकि इंड्यूस्ड EMF एप्सिलॉन को वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट किया गया है और ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। किसी स्ट्रेट लाइन ग्राफ की स्लोप या ग्रेडियंट को हम फाइंड करते हैं बाय द रिलेशन स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी वाई कोऑर्डिनेट में चेंज और एक्स कोऑर्डिनेट चेंज है उसकी रेशो से उस ग्राफ की स्लोप या ग्रेडियंट पता चलती है। क्योंकि इस वक्त हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग इंड्यूस्ड EMF एप्सिलॉन को प्लॉट किया हुआ है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डेल्टा आई बाई डेल्टा टी को प्लॉट किया हुआ है, लिहाजा स्लोप या ग्रेडियंट की वैल्यू होगी स्लोप इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो यहाँ से L की वैल्यू हमारे पास वो भी एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय डेल्टा आई बाय डेल्टा टी ही आती है। तो इसका मतलब ये है कि स्लोप या ग्रेडियंट इस ग्राफ की वो हमें इस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस L बताती है। तो यही हमने आंसर लिखा है। Thus, from gradient of the graph between epsilon and delta I by delta t, we can find self-inductance of the coil. Next question discuss करते हैं question number 2. Question is, current and voltage provided by an AC generator are sometimes negative and sometimes positive. Why for an AC generator connected to a resistor, power can never be negative? क्वेश्चन है कि एक AC जनरेटर या AC सोर्स उसमें करंट और वोल्टेज की वैल्यू कभी पॉजिटिव होती हैं और कभी नेगेटिव होती हैं, लेकिन जब हम एक AC सोर्स को या AC जनरेटर को एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो पावर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एक AC जनरेटर या AC सोर्स उसकी करंट और वोल्टेज के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ्स होते हैं। जब हम एक AC जनरेटर को एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट और वोल्टेज की वैल्यू इन फेज होती है। आप फिगर में देख सकते हैं कि एक ग्राफ करंट के लिए है, I से इंडिकेट किया गया, और दूसरा ग्राफ दूसरी वेव फॉर्म वो वोल्टेज के लिए है। करंट और वोल्टेज रजिस्टर में इन फेज होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब करंट ज़ीरो है तो वोल्टेज भी ज़ीरो, जब करंट अपनी पीक वैल्यू पर या मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचती है तो वोल्टेज भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचती है। अब करंट और वोल्टेज क्योंकि इन फेज हैं, तो जब करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान पावर भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि पावर वो करंट और वोल्टेज की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। इसी तरह जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान करंट भी नेगेटिव है, वोल्टेज भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव क्वांटिटीज़ की जो प्रोडक्ट पावर है वो पॉजिटिव होगी। तो पावर की कर्व ये रेड कर्व दिखाई गई है। तो हम देख सकते हैं कि करंट और वोल्टेज वो तो पॉजिटिव वैल्यूज़ भी रखते हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी रखते हैं, लेकिन पावर
वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यही हमने इसका आंसर लिखा है। When an AC source is connected to a resistor, then current and voltages are in phase. Therefore, power factor is 1 and the power is always positive. स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एक AC सर्किट में पावर डिसिपेशन का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस थीटा। इसमें थीटा ये करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज डिफरेंस कहलाता है, जबकि ये कॉस थीटा ये वाला फैक्टर ये पावर फैक्टर कहलाता है। क्योंकि एक रजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज डिफरेंस 0 है, ये इन फेज है, इसलिए हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करते हैं और कॉस 0 की वैल्यू 1 आती है। लिहाजा पावर P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS, ये पॉजिटिव ही होगी। स्टूडेंट्स, इसकी दूसरी रीज़न पावर के पॉजिटिव होने की वो भी हमने यही लिखी है कि एक रजिस्टर में पावर डिसिपेशन का फार्मूला P इज इक्वल टू I स्क्वायर R और P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R है। क्योंकि करंट और वोल्टेजेस इनकी वैल्यूज़ का स्क्वायर हमने लेना है, तो नेगेटिव वैल्यूज़ का स्क्वायर लिया जाए तो वो भी पॉजिटिव वैल्यू ही आती है, इसलिए इन दोनों रिलेशन से भी पावर की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। Since squared values of AC, I square and V square give positive values for negative half as well, therefore power will be positive. और तीसरी रीज़न हमने ये रखी है कि when current is negative, voltage is also negative and their product power will be positive. जब करंट और वोल्टेज नेगेटिव हैं तो क्योंकि पावर तो इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल है, इसलिए वो फिर भी पॉजिटिव ही होगी। स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन का हम बी पार्ट डिस्कस करते हैं। दूसरे पार्ट में पूछा गया है, एक्सप्लेन यूजिंग स्केच ग्राफ्स why the frequency of variation of power in an AC generator is twice as that of current and voltage. हमने ग्राफ को स्केच करते हुए ये बताना है कि पावर वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी वो करंट या वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है उसके ट्वाइस यानी उसके डबल होती है। ये हमने ग्राफ को स्केच करते हुए बताना है। तो स्टूडेंट्स, जो पहले हमने ग्राफ बनाया उसे दोबारा देख लेते हैं। करंट और वोल्टेज जब उनका एक साइकिल मुकम्मल होता है, यानी जब एक साइकिल यानी एक दफ़ा पॉजिटिव वैल्यूज़ और एक नेगेटिव वैल्यूज़ ये मुकम्मल होती हैं, तो इस दौरान हम देख रहे हैं कि पावर की 2 साइकिल ये मुकम्मल हो जाते हैं। क्योंकि पावर नेगेटिव नहीं है, इस केस में पावर का कोई नेगेटिव हाफ नहीं है, तो इसका पावर जो वेरिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी वोल्टेज या करंट की फ्रीक्वेंसी के 2 टाइम्स होगी। तो ये आंसर हमने लिखा है, पावर कर्व इज ड्रॉन बाय प्लॉटिंग प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज एट ईच इंस्टेंट व्हेन करंट एंड वोल्टेज बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, देन पावर विल बी पॉजिटिव। व्हेन करंट इज पॉजिटिव एंड वोल्टेज इज नेगेटिव और वाइस वर्सा, पावर विल बी नेगेटिव। Thus, from figure showing the waveform of V, I and P, it is clear that frequency of power is twice the frequency of AC, voltage or current. Students, इस फिगर में जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये एक रजिस्टर के लिए बनाया गया है जिसमें पावर की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही होती है रजिस्टर के केस में। लेकिन अगर इंडक्टर और कैपेसिटर होते तो उस केस में पावर की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी होती है, लेकिन फिर भी उस केस में भी आप यही ऑब्जर्व करेंगे पावर वेरिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो करंट या वोल्टेज के ट्वाइस ही होगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज, व्हाट डिटरमाइंस द ग्रेडियंट ऑफ अ ग्राफ ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ की स्लोप या ग्रेडियंट से क्या पता चलता है। स्टूडेंट्स, अगर हम एक कॉइल की इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें तो उसकी स्लोप से हमें कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस का पता चलता है। अगर एक सेंटेंस में इसका आंसर लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा, इट रिप्रेजेंट्स सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। आइए अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि किसी कॉइल की इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला होता है XL इज इक्वल टू ओमेगा L, जिसमें XL इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और L सेल्फ इंडक्टेंस को कहते हैं। ओमेगा जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसे 2 पाई f भी लिखा जा सकता है
और अब इस इक्वेशन में 2 पाई और l वो कांस्टेंट हैं, क्योंकि 2 पाई l कांस्टेंट के इक्वल है, लिहाजा इसे लिखा जा सकता है XL प्रोपोर्शनल टू F। क्योंकि XL इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लिहाजा इनके दरमियान ग्राफिक स्ट्रेट लाइन होगी, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। फिगर में आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी को x एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट किया गया है, जबकि इंडक्टिव रिएक्टेंस को y एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट किया गया है। दोनों के दरमियान ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। इस ग्राफ की जो स्लोप है, और स्लोप आप जानते हैं कि y एक्सिस की y कोऑर्डिनेट में चेंज और x कोऑर्डिनेट में जो चेंज होता है उसकी रेशो को ग्रेडियंट या स्लोप कहते हैं। y एक्सिस के अलॉन्ग क्योंकि हमने xl को प्लॉट किया है और x एक्सिस के अलॉन्ग फ्रीक्वेंसी को, तो ग्रेडियंट होगा xl बाय f। xl से इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 2 पाई fl, तो ये फ्रीक्वेंसी f वो कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आ जाता है ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2 पाई l। यहाँ से अगर l को सेपरेट करें तो l इज इक्वल टू ग्रेडियंट बाय 2 पाई। तो ग्राफ इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के दरमियान बनाया जाए और उसकी स्लोप को अगर हम फाइंड करें या ग्रेडियंट को फाइंड करें, तो उसकी ग्रेडियंट से हमें उस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस L का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर एंड बी पार्ट है अ कैपेसिटर। क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी को डबल करने से एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर की रिएक्टेंस पर क्या असर पड़ता है। तो पहले हम एक इंडक्टर की बात करते हैं। अगर एक इंडक्टर में अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए तो उसकी रिएक्टेंस भी डबल हो जाएगी। अगर एक सेंटेंस में आंसर लिखना हो तो ये लिखा जाएगा बाय डबलिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इज डबल्ड। आइए इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला होता है XL इज इक्वल टू 2 पाई FL। अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए, डेट इज F प्राइम इज इक्वल टू 2F, तो फिर हम लिख सकेंगे XL प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई F प्राइम इंटू L। यहाँ F प्राइम ये बाद वाली फ्रीक्वेंसी है जब हम उसको डबल कर रहे हैं, और XL प्राइम ये बाद की इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो F प्राइम की जगह 2F पुट कर देते हैं, 2 को पहले हम लिख लेते हैं, बाकी लिखा जाएगा 2 पाई FL, जिसे XL लिखा जाएगा। तो इससे ये पता चला XL प्राइम इज इक्वल टू 2 टाइम्स XL। अगर फ्रीक्वेंसी डबल की जाए तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी डबल हो जाती है। अब हम ये देखते हैं कि अगर कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए तो उसकी रिएक्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए तो एक कैपेसिटर की रिएक्टेंस वो हाफ रह जाती है। एक सेंटेंस में आंसर यही लिखा जा सकता है बाय डबलिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज हाफ्ड। प्रूव करते हैं इसे। एक कैपेसिटर की रिएक्टेंस का फार्मूला होता है XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। F फ्रीक्वेंसी है और C उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो जो रिएक्टेंस आएगी उसको हम XC प्राइम से इंडिकेट कर लेते हैं, और डबल करने पर फ्रीक्वेंसी को F प्राइम से इंडिकेट करते हैं। वैल्यू पुट कर दें, F प्राइम की जगह 2F लिख दें। नीचे डिनोमिनेटर में अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो बाकी फैक्टर हमारे पास बनता है 1/2 पाई FC, और ये 1/2 पाई FC इस इक्वेशन से देखें तो ये XC के इक्वल है। तो पता ये चला XC प्राइम इज इक्वल टू 1/2 XC। यानी फ्रीक्वेंसी को अगर डबल कर दें तो कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो पहले से आधी रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज इफ पीक वैल्यू ऑफ अ साइन वेव इज 1000 वोल्ट, व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू। स्टूडेंट्स, बताया गया हमें पीक वैल्यू एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वो 1000 वोल्ट है, तो उसकी इफेक्टिव वैल्यू यानी RMS वैल्यू वो कितनी होगी। तो डाटा हम लिख लेते हैं, VM इज इक्वल टू 1000 वोल्ट, यानी पीक वैल्यू 1000 वोल्ट है, और RMS वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू हमने फाइंड करनी है। फार्मूला बहुत सिंपल है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का,
वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाय √2। वैल्यू पुट कर दें वी एम की जगह 1000 डिवाइडेड बाय √2, देन वी आर एम एस आर इफेक्टिव वैल्यू कम्स आउट टू बी 707 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज शो दैट रिएक्टेंस इज मेजर्ड इन ओहम फॉर बोथ इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। कहा गया है कि ये प्रूव करें कि एक कैपेसिटर की और एक इंडक्टर दोनों की जो रिएक्टेंस है वो ओहम में ही मेजर की जाती है, यानी दोनों का यूनिट सेम है, ओहम है, ये प्रूव करना। तो स्टूडेंट्स पहले हम एक इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है उसको हम चेक कर लेते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला होता है XL इज इक्वल टू 2πfL। F यहाँ फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। F की जगह हम 1/T लिख देते हैं। अगर F की जगह 1/T पुट कर दें तो XL विल बी इक्वल टू 2πL/T। लिहाजा XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस के जो यूनिट हैं वो किसके इक्वल होंगे? न्यूमरेटर में हमारे पास L है जो कि सेल्फ इंडक्टेंस है, तो यूनिट ऑफ L डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ T विच इज़ टाइम पीरियड। अब L जो कि सेल्फ इंडक्टेंस है इसके यूनिट हेनरी होते हैं और टाइम पीरियड इसके यूनिट सेकंड होते हैं। हेनरी अब जानते हैं कि हेनरी इज इक्वल टू वोल्ट सेकंड बाय एम्पेयर, तो हेनरी की जगह ये वोल्ट सेकंड बाय एम्पेयर अगर पुट कर दें हमारे पास आता है यूनिट ऑफ XL इज इक्वल टू वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड इनटू एम्पेयर। ये सेकंड इस सेकंड से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ XL इज इक्वल टू वोल्ट बाय एम्पेयर, और वोल्ट बाय एम्पेयर ये ओहम के इक्वल होता है। तो इससे ये पता चला कि इंडक्टिव रिएक्टेंस या एक इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो ओहम में मेजर होती है। अब हम एक कैपेसिटर की रिएक्टेंस वो चेक करते हैं कि क्या आया उसके यूनिट भी ओहम हैं या नहीं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला होता है XC इज इक्वल टू 1/2πfC। F फ्रीक्वेंसी है और C कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। दोबारा हम फ्रीक्वेंसी को रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड के तौर पर लिख लेते हैं। F इज इक्वल टू 1/T है, तो ये नीचे जब F की जगह 1/T लिखेंगे तो ये T ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यूनिट लिख लेते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। यूनिट ऑफ XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू unit of T which is the time period and unit of C which is the capacitance। टाइम पीरियड के यूनिट सेकंड होते हैं और कैपेसिटेंस के यूनिट फैरेड होते हैं। अब कैपेसिटेंस का फार्मूला हम जानते हैं C इज इक्वल टू Q/V। Q चार्ज है जिसके यूनिट कूलम होंगे और V पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके यूनिट वोल्ट होते हैं। तो फैरेड की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा सेकंड डिवाइडेड बाय कूलम पर वोल्ट। इस वोल्ट ने दोबारा ये भी जाके ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं सेकंड मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट डिवाइडेड बाय कूलम। स्टूडेंट्स अब हम करंट की डेफिनेशन से जानते हैं I इज इक्वल टू Q/T। करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, Q/T लिखते हैं, और Q होता है I मल्टीप्लाइड बाय T। I करंट है, तो Q जो कि चार्ज है उसके यूनिट कूलम होते हैं, करंट के एम्पेयर और टाइम के सेकंड, यानी कूलम को हम लिख सकते हैं एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड। तो ये डिनोमिनेटर में जो कूलम है इसकी जगह एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड लिखते हैं। ये लिखने से अब हमारे पास दो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, सेकंड से कैंसिल हो जाता है, बाकी रह जाता है हमारे पास वोल्ट बाय एम्पेयर जो कि ओहम के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स इससे हमें ये पता चला कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है उसके यूनिट भी ओहम है, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ECG। क्वेश्चन है कि एक ECG का प्रिंसिपल क्या है। स्टूडेंट्स ECG हार्ट प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ECG स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। लिखा हुआ है द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ECG is generally used for diagnosing heart condition. It is the recording of small electric wave
being generated during heart activity. Our heart produces time-varying voltages as it beats. These heartbeats produce small voltage differences between points on our skin that can be measured and used to diagnose the condition of heart. These waves are registered by electrodes placed on the certain parts of our body, which are then printed on the page in the form of graph. Students, जब हमारा हार्ट बीट करता है, धड़कता है, तो इसके धड़कने की वजह से बहुत स्मॉल वोल्टेज या करंट पैदा होती है। वो वोल्टेज और करंट सिग्नल बहुत वीक होते हैं, जिन्हें बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ सेंसर्स लगाकर उन्हें डिटेक्ट किया जाता है, और फिर डिटेक्ट करने के बाद ये पूरा जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें इसे डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद उसे एम्पलीफाई करके एक ग्राफ की शेप में प्रिंट भी किया जा सकता है, और वो हमें हार्ट की कंडीशन के मुतालिक बताता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने बाकी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।